कहते हैं फ्रेंड्स, बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी अपने सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड बोर्ड के द्वारा जो साइंस का जो पेपर लिया गया, यानी फ्रेंड्स झारखंड बोर्ड के द्वारा 12 अप्रैल को, यानी फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2022 को साइंस का पेपर लिया गया, जो कि मैट्रिक के लिए गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो चलिए, मैं टर्म 1 का जो साइंस का जो पेपर लिया गया उसके साथ साथ टर्म 2 का भी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो मैं बताने के लिए आ चुका हूँ आप लोग। तो आप लोग अपना ऑप्शन मिला सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये रहा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण जो द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा होता है सीधा। क्या होते हैं? सीधा। क्योंकि उत्तल दर्पण जो बनाता है प्रतिबिंब ना, वो हमेशा आभासी बनाता है। क्या बनाता है? आभासी बनाता है। और जहाँ पे आभासी बनता है और वहाँ आभासी होने की वजह से वह सीधा बनता है। क्या होता है? सीधा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीधा। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकासांतर उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है? तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं ये बताता, देखिए गोली दर्पण की फोकस दूरी के बारे में एक कंसेप्ट बताता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है R/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, यानी आधी। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 मारी है वह उसका सही है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। लेकिन यही अगर बोलता उत्तल दर्पण की क्या होती है, तो उत्तल दर्पण की होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। और समतल दर्पण की अगर पूछता तो शून्य होता है। ये आप लोग को 4 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक, और अवतल दर्पण की क्या होती है? ऋणात्मक। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था? तो हजामत, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, हजामत के लिए, यानी कि हजामत जो होता है ना, हजामत के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। लेकिन वही फ्रेंड्स बोलता है साइड मिरर, तो साइड मिरर के लिए जो यूज करते हैं उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जिसे कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है। और समतल दर्पण का घर में यूज करते हैं किसी वस्तु को देखने में या फिर अपने चेहरा को देखने में। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस के मुख्यतः 2 प्रकार, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। तो देखिए वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब तब बनेगी जब वस्तु f और 2f के बीच होती है। जब f और 2f के बीच बनेगी ना, तो वास्तविक और आवर्धित होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती तो मुड़ जाती है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताया था प्रकाश का अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन में 2 नियम होते हैं, एक होते हैं सघन से विरल, एक होते हैं विरल से सघन। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जानना पड़ेगा, निर्वात में प्रकाश हवा यानी वायु बोलते हैं, इसका स्पीड कितना होता है? चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। और उसी के साथ साथ दे कांच का जो होता है फ्रेंड्स, कांच का आप लोगों को पता होगा, तो कांच का जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना, वह होता है 2 × 10⁸ होता है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग को ये भी पता है जिस माध्यम में प्रकाश की चल ज़्यादा हो उसे हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? विरल माध्यम। और जिस माध्यम में उसके तुलना में कम होता है उसे बोलते हैं हम लोग सघन माध्यम। अब देखिए हम लोग को ये, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये पता करना है, देखिए हवा से कहाँ जा रही है, यानी विरल से सघन माध्यम में जा रही है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। अभिलंब की ओर मुड़ती है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आती है, यानी अभिलंब की ओर। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो देखिए लेंस की क्षमता, सबसे पहले लेंस की क्षमता को P बोलते हैं। तो लेंस की क्षमता जो होता है ना 1/f, यानी कि द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। तो देखिए इसका मैं निकालता हूँ, फोकस लेंथ का ऐसे मात्रा होता है मीटर, और 1/मीटर इक्वल होता है डायोप्टर, यानी D- होता है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर क्या होगा देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर होगा डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डायोप्टर। इसे डी से डिनोट करते हैं, इसे ध्यान में रखना था आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे नेत्र में लेंस होता है, तो हमारी आंखों में, यानी कि हमारे आंखों में जो होता है ना वह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। इसे आप लोग को बताया गया था। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित होती है, तो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ आई इज कंट्रोल बाय। तो आंख के जो वक्रता त्रिज्या ना वह
5 पेशियों के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग सिलियरी मसल्स भी कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी, सॉरी अधिकतम दूरी कितनी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पे बोल रही अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी होती है वो अनंत होती है। अधिकतम कितनी होती है? अनंत होती है। लेकिन अगर आप लोग का क्वेश्चन पूछता न्यूनतम, अगर न्यूनतम बोलता ना तो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इसे ध्यान में रखना था। नेक्स्ट, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो देखिए, अवतल लेंस का चश्मे का पहन करके ना हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करते हैं। और यह दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा पहनते हैं। कौन सा लेंस का? उत्तल लेंस का। और जरा दृष्टि लेंस के लिए द्विफोक्सी यानी कि बायफोकल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हैं, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इसे याद रखें ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट, किस अभिक्रिया, देखिए यहाँ तक फिजिक्स का क्वेश्चन था जो कि 13 क्वेश्चन था। तो मुझे तो लगता है आप लोग 13 में 13 क्लिक करके होंगे सही से, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ तक लगभग सही था, मॉडरेट था। किस अभिक्रिया में, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री से, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो देखिए, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पहला डे का क्लास है ये। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जैसे एग्जांपल है, आप लोगों को पढ़ाया गया, मान लीजिए देखिए A+B है, तो A+B मिलकर अगर AB का निर्माण करती है, तो इसमें जो A+B है फ्रेंड्स, यानी A+B को हम लोग बोलेंगे अभिकारक, ठीक है, और AB को बोलेंगे उत्पाद, ठीक है ना। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले को बोलते हैं अभिकारक, जो प्राप्त जो होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। नेक्स्ट, समीकरण CaOCl2 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा से अभिक्रिया कराए तो कौन सा अभिक्रिया होगा? तो देखिए यहाँ पे उष्मा दे रहा ना, तो जब भी उष्मा होगा तो उष्मा अभिक्रिया होती है, लेकिन यहाँ पे उष्मा नहीं है, तो यार टूट के विघटित होकर 2 भाग में टूट रही है। देखिए CaOCl2 बन रही है, CaO और CO2 बन रही है, तो इसे बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ना एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैसा? ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया नहीं होगी? तो देखिए इसमें आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉपर प्लस Zn SO4 ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें जो ना कॉपर जो है ना, सॉरी, इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील। तो हम लोग इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग ये कंसेप्ट याद रखना ना, कॉपर जो होता है ना वह अधिक अभिक्रियाशील होता है जिंक के तुलना में, तो इसलिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर 3 हमें संतुलित दिखाई दे रहा है, यानी कि इधर अभिकारक और उत्पादों का लोग क्या बराबर है। नेक्स्ट, देखिए क्या बोला, अभिक्रिया Zn+CO में किसका उपचयन हो रहा है? तो उपचयन ने किसमें ऑक्सीजन की संख्या जुट रही है? तो देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या जुट रही है ना, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्बन। उपचयन में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन की संख्या वृद्धि हो, इसलिए ये हो गया, ठीक है ना। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें शुरू में कार्बन में नहीं था, तो यहाँ पे आ गया CO, तो इसमें आ गया आंसर, और क्या। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? तो देखिए आप लोग को मैं ट्रिक सिखाया था क्लास में, एक ट्रिक सिखाया था, एक लड़का का नाम बताया था अनिल। अनिल में ये होता है फ्रेंड्स, यानी अम्ल जो होता है ना वह नीला को लाल करता है, लेकिन इसका उल्टा पूछ दिया, इसमें उल्टा ये पूछ दिया, लाल से नीला पूछ रहा, लाल से नीला। तो हम लोग आप लोग को ये बताया था ना, तो लाल से अगर नीला करता है तो उसे बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो दुर्बल अम्ल, देखिए उस अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं जिसका pH मान, सॉरी ये हो गया ना, तो दुर्बल अम्ल उस अम्ल को कहते हैं जिसका pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। सॉरी, दुर्बल अम्ल जिसका pH मान 0, 1, 2, 3 तक होता है, या 0, 1, 2 pH मान होता है, सॉरी जो जिसका pH मान काफ़ी कम होता है, तो इसमें CH3COH का होगा, ठीक है, इसे दुर्बल अम्ल बोलेंगे। बाकी देखिए HCl का pH मान होता है 0, H2SO4 का 0 होता है, इसका भी होता है 1, तो ये तीनों को बोलेंगे प्रबल अम्ल, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को ध्यान रखना, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। क्या होता है? H+ आयन होता है, क्योंकि देखिए अगर H2 को हम लोग तोड़ते हैं तो यह ना H+ और OH- आयन में टूटता है, तो जो H+ आयन में टूटता है उसे हम लोग बोलते हैं अम्ल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे बोलेंगे हम लोग अम्ल कहेंगे। और जो OH- में टूटता है उसे बोलते हैं क्षारक। क्या बोलते हैं? क्षारक। तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट,
दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में सबसे पहले याद रखेंगे, दही में जो ना लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब देखिए कुछ ऑपरेशन करता है टार्टिक अम्ल, तो इमली में जो होता है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। असाइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो देखिए अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम। अर्थात फ्रेंड 0 से लेकर 7 के बीच में जिसका पीएच मान उसे बोलते हैं अम्ल, और 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का। उदासीन विलयन का अगर बोलेगा ना यानी न्यूट्रल का ना, तो वह 7 के बराबर होता है। ठीक है। और 7 से अधिक होता है क्षार का। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, कौन अधिक क्षारीय है? तो देखिए सबसे अधिक क्षारीय यानी कि सबसे हाईएस्ट पे कहाँ जाता है? 14 पे जाता है। पीएच नंबर 14 जो है ना अधिक क्षारीय होगा। और ये इसका क्या नाम है? NaOH। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पीएच मान होता है वह 14 होता है। ऐसे हम लोग बोलेंगे प्रबल क्षार। क्या बोलेंगे? प्रबल क्षार। प्रबल क्षार बोलेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए 8, 10 जो 12 था ना, यानी ये तीनों आप लोग देख सकते हैं। यानी कि देखिए 8, 10 ये जो 12 इसको बोलेंगे दुर्बल क्षार और इसको बोलेंगे प्रबल। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट, ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो केमिस्ट्री भी जहाँ तक ईजी ही था। आते हैं बायो में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है ना, तो आप लोग को याद रखना है CO2 से निकलती है। किससे निकलती है? CO2 से। कैसे निकलती है आप लोग को पता होगा। देखिए ऑक्सीजन, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले CO2 होता है, फिर यहाँ पे लिखते हैं H2O, ये सब है ना विक्रिया फ्रेंड्स। तो अब देखिए इसमें निकलता है, फिर ऑक्सीजन निकलता है, एक क्या निकल ग्लूकोज बनता है C6H12O6। तो इसमें जो ऑक्सीजन निकलता है ना, तीनों ऑक्सीजन बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। ठीक है, देखिए यहाँ CO है ना ये, तो इस प्रकार से निकल रहा था आप लोगों को। नेक्स्ट, अनॉक्सिक श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो अनॉक्सिक श्वसन के फलस्वरूप देखिए एथिल अल्कोहल बनता है। यानी कि देखिए आप लोग को पढ़े होंगे इसमें, देखिए जब ग्लूकोज का विखंडन होता है C6H12O6, वो भी अब्सेंस ऑफ एयर, तो ये बनता है C2H5OH बन जाता है। ठीक है, इसे याद करना था आप लोगों को। तो एथिल अल्कोहल होगा। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो फ्रेंड्स परजीवी जो है ना ऑप्शन के अकॉर्डिंग मच्छर होगा। मच्छर एक परजीवी होते हैं क्योंकि ये अपने जीवन के लिए किसी अदर पे डिपेंड्स होते हैं। तो इसमें आंसर होगा मच्छर। नेक्स्ट, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। और रुधिर में से अगर प्लाज्मा को घटा देंगे तो उसे बोलेंगे सीरम। नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, यानी कि एक अलिंद होती है और एक निलय होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है ना कितने अलिंद होते हैं कितने निलय, तो एक अलिंद और एक निलय होते हैं। ठीक है, और 3 जो होते हैं ना वह सरीसृप में होते हैं या फिर उभयचर में। 4 होते हैं पक्षी में, और मनुष्य में होते हैं या फिर स्तनधारी में। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किडनी जो है ना हमारे लिए उत्सर्जन का वर्क करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, सॉरी C होगा। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम फ्रेंड्स क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जो जनन होता है वह हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में। ठीक है, अब देखिए अगर बोलता अमीबा में क्या होता है? अमीबा में होता है द्विखंडन। क्या होता है? द्विखंडन। स्पाइरोगैरिया में होता है खंडन विधि द्वारा, और हाइड्रा में क्या हो गया? मुकुलन। ठीक है, इसे याद रखना था आप लोग को। नेक्स्ट, एड्स रोग किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन कुछ लोग स्टूडेंट का इजी क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन ये बहुत क्या बोले हैं, खैर कोई नहीं। तो एड्स रोग जो होता है ना वह विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अगर वायरस बोलते हैं ना किस वायरस की वजह से होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है ये। अगर क्वेश्चन बोलता ना किस वायरस के कारण होता है ना, तो मार सकते थे हम लोग HIV वायरस, लेकिन ये होता है वैसे विषाणु के कारण होता है। ठीक है, इसे याद करना था। और एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश में क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स परागकोश में जो होते हैं वह परागकण होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बच गया, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो देखिए पूर्ण विकसित जो अंडाशय होता है वह फल कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल, क्योंकि अंडाशय का जब विकसित होता है ना तो वह फल बन जाता है। तो राइट आंसर होगा फल। नेक्स्ट, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं जो समाप्ति के आधार पर, जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कोयला हो जाएगा। क्या होगा? कोयला।
सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत युक्ति में बदलते उसे बोलते हैं सौर सेल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सौर सेल। एंड वेरी लास्ट एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रमुख मुख्यतः जैव गैस का संगठन है? तो जैव गैस का जो संगठन होगा मीथेन होगा। किसका होगा? मीथेन का होगा, जिसका सामान्य सूत्र होता है CH4 होता है। तो चलिए, और कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन था, मैं पूरा बताने का प्रयास किया हूं। और कुछ देखिए, कुछ जो आपका सेकंड टर्मिनल में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि 40 मार्क्स का रिटेन वाला ना, उसमें 5 नंबर मुझे कुछ 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ मुझे स्टूडेंट के तौर पर पता चला, वही मैं बताता हूँ। सबसे पहले पूछा गया था फ्रेंड्स, समावेता किसे कहते हैं? तो समावेता आप लोग लिख सकते होंगे किसे कहते हैं, ठीक है। ये आया था। फिर विद्युत मोटर और ओम का नियम आया था, विद्युत मोटर और ओम का नियम आया था, इसे ये लिखने के लिए आया था। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा MgO और Na2O का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण बताना था, ठीक है। और एक ओम का नियम आया था। और इसके साथ देखिए, ये आपका आप ओम का नियम, तो ये आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चन था, जिसमें आप लोग को 3 का जवाब देना था, ठीक है। ये था 5 नंबर का क्वेश्चन। और उसके साथ साथ देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो 2 नंबर का पूछा गया था। तो 2 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले पूछा गया था, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका होता है वोल्ट मीटर। ऐसे किस से मापते हैं? तो इसका ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। ऐसे किस मीटर से मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अतिभारण और लघुपतन से रोकने के लिए किस चीज़ का यूज करना चाहिए? तो फ्यूज लगाते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि एक ऐसे धातु का नाम बताए जो द्रव अवस्था में होते हैं। द्रव अवस्था में धातु और अधातु, तो एक ब्रोमीन लिख सकते थे जो कि अधातु है, आप पारा लिख सकते थे धातु, ठीक है। और उसके बाद पूछा गया था अल्केन का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2 होता है, ये हो गया अल्केन का सूत्र। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स, पर्यावरण क्या होता है? 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण, जिससे हम लोग खुली आंखों से देखते हैं, उसे पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। और एक और जो 1 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था, वह यह पूछा गया था फ्रेंड्स, ये अल्कीन हो गया। इसके बाद पूछा गया था जैव न्यूनीकरण और अजैव न्यूनीकरण का उदाहरण दीजिए। तो जैव न्यूनीकरण और अजैव न्यूनीकरण का आप लोग एग्जाम्पल दे सकते थे। तो इस प्रकार से 5 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसके साथ साथ 3 नंबर का लिए कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो जो स्टूडेंट के द्वारा पता चला मैं बता देता हूँ। तो 3 नंबर वाले में पूछा गया था आपका मेथेनॉल का सूत्र पूछा गया था, मेथनोइक अम्ल का सूत्र पूछा गया था, है ना। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पूछा गया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ। तो देखिए, जहाँ तक कि साइंस काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था, और अगर आप लोग पढ़े होंगे तो और आप लोग के लिए आसानी हो गया होगा। तो चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है इस परीक्षा के नाक में दम कर दे। तो आप लोग ने इस चीज़ को करके आ चुका है। तो चलिए, साइंस काफ़ी बढ़िया गया होगा। अब नेक्स्ट पेपर के लिए आप लोग प्रिपरेशन के लिए चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।